मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक कॉमर्शियल मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी कि उद्योगों के अंदर हम किस तरह से फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये मेनली हम क्या, जहाँ पे हमें व्यापार करना होता है, व्यावसायिक रूप से हम फूड को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। इसमें जो फूड प्रिजर्व करना होता है वो मेनली कंपनी वगैरह में करना होता है, यानी कि आगे वो उनका जो व्यापार होता है वो किस पे डिपेंड होता है, उस फूड के ऊपर ही डिपेंड होता है। इसलिए क्या, उसकी प्रिजर्वेशन लॉन्ग टाइम तक हम कैसे करके रख सकते हैं। हमारे पास इसके कुछ मेथड्स है, जैसे कि पास्चुराइजेशन, कैनिंग, रेडिएशंस, फ्रीजिंग वगैरह वगैरह। सबसे पहले हमारे पास मेथड है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या होता है, ये एक हीट एप्लीकेशन का मेथड होता है, यानी कि इसमें हम हीट को अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर हम हीट देते हैं और उसके बाद क्या है, इमीडिएटली कूलिंग वहाँ पे देते हैं। यानी कि कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट है उस पर क्या है, एकदम से पहले तो क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर हीट देंगे और उसके बाद क्या है, अचानक से उसको इमीडिएटली उसको कूल कर देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने मिल्क प्लांट तो सुना ही होगा। मिल्क प्लांट में क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि जो मिल्क के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, हमारे मिल्क के। इसमें क्या होता है, जो भी मिल्क होता है उसको क्या हम हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं, यानी कि मिल्क को हम एकदम से क्या अचानक से हाई टेम्परेचर देते हैं। इसका जो मेनली टेम्परेचर होता है 143 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो हम 30 मिनट्स के लिए देते हैं। और उसके बाद क्या, हम उसको जो मिल्क होता है उसको इमीडिएटली कूल कर देते हैं। इस तरह से जो हमारा मिल्क होता है वो क्या पास्चुराइज वहाँ पे हो जाता है। इस प्रोसेस को हम पास्चुराइजेशन बोलते हैं, यानी कि जैसे मिल्क है, मिल्क को क्या हम 140 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देंगे 30 मिनट्स के लिए और उसके बाद क्या हम उसको इमीडिएटली कूल कर देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन। इसके द्वारा क्या हमारा जो मिल्क होता है वो हमारा लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। आपने सुना भी होगा कि जो हमारा क्या थैली के अंदर दूध आता है वो हमारा 2 से 3 दिन तक चल जाता है, लेकिन जो हमारा नॉर्मली दूध होता है वो क्या है, इतना टाइम तक नहीं चल पाता, क्योंकि जो हमारा थैली वाला दूध होता है, यानी कि मिल्क प्लांट के अंदर वाला जो दूध होता है वो हमारा पास्चुराइज्ड मिल्क होता है। उसको पहले तो एकदम से क्या है, अचानक से हीट दी जाती है और उसके बाद क्या उसको बिल्कुल कूल करके, यानी कि उसका टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल लो लेवल पे आ जाता है। इस वजह से क्या वो वाला दूध हमारा जल्दी से ख़राब नहीं होता। जबकि हम क्या हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड्स, ये क्या है, जो ये टेम्परेचर जो होता है ये हम क्या है एकदम से हाई देंगे और उसके बाद क्या इमीडिएटली उसको कूल कर देते हैं। और यहाँ पे जो टाइमिंग होती है वो शॉर्ट टाइम होते हैं। उसके बाद अगर उससे भी हम शॉर्ट टाइम पे देते हैं तो क्या हमें टेम्परेचर और भी ज़्यादा इंक्रीज करना होता है। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इतना ही टाइमिंग वहाँ पे घटती जाएगी। जितना टेम्परेचर हम ज़्यादा यूज करेंगे इतनी टाइम क्या वहाँ पे वो कम हो जाएगा। जैसे हम क्या यहाँ पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके लिए हमें क्या टाइम जो होगा वो हमारा कितना होगा, सिर्फ 15 सेकेंड्स के लिए। और जो हमारा कूलिंग टाइम कूलिंग होगा, जो कूलिंग कितनी करेंगे हम उसके लिए 10 डिग्री सेल्सियस, और इससे क्या बिलो भी हम वहाँ पे उसको कूलिंग देते हैं। देखो एकदम से अचानक से इतनी ज़्यादा हीट दे दी 15 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद क्या अचानक से हमने उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे उसको कूल कर दिया। इस प्रोसेस को हम क्या पास्चुराइजेशन बोलते हैं। आगे भी मैंने आपको कई सारी आपको प्रोसेस दिखा रखी है कि हमें कितने टेम्परेचर पर कितने टाइम तक उसको रखना होता है। इसके हम अंदर हम दूसरे जो लिक्विड्स होते हैं उनका भी यूज करते हैं, जैसे क्या है फ्रूट जूस हो गया और अल्टर्ड ड्रिंक्स, यानी कि जो दूसरे रिलेटेड ड्रिंक्स हैं इनको भी हम पास्चुराइज कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कुछ यहाँ पे टेम्परेचर और टाइम दिखा रखा है। जैसे हम क्या मिल्क होता है हमारा, उसको क्या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अगर हम हीट देते हैं तो कितने टाइम के लिए, 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद जैसे जैसे कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा हमारा टाइमिंग वैसे ही डिक्रीज होते रहेगी। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर आवर टाइम इज डिक्रीजिंग ड्यूरिंग पास्चुराइजेशन एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली कूलिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। उसके बाद है कैनिंग। ये था हमारा पास्चुराइजेशन। जो कैनिंग होता है वो भी बिल्कुल हमारा क्या पास्चुराइजेशन की ही तरह होता है। इसमें सिर्फ फ़र्क क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है ढक्कन का हम यूज करते हैं। वैसे तो हम इसके अंदर भी यूज करते हैं, लेकिन जो इसमें होता है क्या, जब हम उसको कूल कर देते हैं, कूलिंग के तुरंत बाद क्या हम उसको उसके ऊपर क्या लीड का यूज करते हैं, यानी कि एक तरह से ढक्कन का यूज करते हैं। इट आल्सो एम्प्लॉय प्रिंसिपल ऑफ हाई टेम्परेचर। इसमें क्या हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, शॉर्ट टाइम प्रोसेस होती है। ये भी इसके अंदर क्या हम स्टरलाइज करते हैं फ्यू सेकेंड्स के लिए, हम स्टीम देते हैं उसको अंडर प्रेशर। क्या अंडर प्रेशर हम जो फूड होता है हमारा उसको क्या स्टीम देते हैं अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंदर ही। ठीक है, और उसके बाद क्या हम उसको कूल कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास वहाँ पे प्रोडक्ट है उसको हम पैक कर देते हैं और उसी टाइम पे क्या हम उसको सील कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं उसको पैक कर देते हैं और सील कर देते हैं कंटेनर के अंदर। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हम क्या कुछ कलर्स, फ्लेवर्स और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद है
कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, आपने देखा भी होगा, जो बनाना वगैरह होते हैं उनको हम मेनली एसी रूम्स के अंदर रखते हैं ताकि वो हमारे क्या लॉन्ग टाइम तक चल सके। यहाँ पे क्या होता है, फूड कैन बी कीप्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन कॉमर्शियल कोल्ड स्टोरेज रूम्स, यानी कि ऐसे एरिया, ऐसे रूम्स बना दिए जाते हैं, वहाँ पे एसी वगैरह लगा दी जाती है, जहाँ पे हम जो वो वहाँ का रूम है वहाँ का टेम्परेचर जो वो बिलो यानी कि लो रह सके, और वहाँ का जो फूड है वो क्या अच्छी तरह से रह सके, और वहाँ पे जो भी टेम्परेचर वो लो होगा और प्रॉपर ह्यूमिडिटी वहाँ पे मिलेगी उसको। यहाँ पे कुछ हमारे एग्जांपल्स है किस किस चीज़ को हम क्या है लो टेम्परेचर में रखते हैं। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम कोल्ड टेम्परेचर के अंदर रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज एक बार और करा देती हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो भी फूड होता है हमारा, कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उनको क्या हम बिल्कुल कोल्ड रूम के अंदर स्टोर करके रखते हैं ताकि हमारे फूड जो है वो जल्दी से ख़राब ना हो। उसके बाद है फ्रीजिंग। देखो यहाँ पे तो हम किसका यूज करते थे, कोल्ड रूम्स का। उसके बाद है फ्रीजिंग, यानी कि हम फ्रिज का यूज करते हैं। व्हेन फूड इज आर फ्रिज्ड एट टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पे हम क्या फ्रीजिंग पॉइंट से भी ज़्यादा बिलो लेवल पे हमें क्या टेम्परेचर चाहिए होता है, उस टाइम पे हम क्या फ्रीजिंग का यूज करते हैं, यानी कि फ्रीजर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो -18 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमारा टेम्परेचर होता है, जहाँ पे हमारे जो बैक्टीरिया और एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जो भी यहाँ पे हमारे फूड के अंदर बैक्टीरिया होते हैं या फिर एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। बट बिफोर फूड इज़ फ्रीज्ड फॉर लॉन्ग पॉइंट्स में, परंतु क्या है, हमें फ्रीजिंग करने से पहले कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। जैसे क्या है, हमें अच्छी क्वालिटी का फूड वहाँ पे लेना होता है, और उसकी क्या प्रॉपर मैच्योरिटी भी हमें देखनी होती है कि वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो रखा है कि नहीं, और उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसकी वजह से क्या है, जो दूसरे फूड वहाँ पे तो वो भी वहाँ पे ख़राब हो जाते हैं। एक की क्वालिटी अगर ख़राब है तो उसकी वजह से दूसरे फूड्स जो वहाँ पे है उनकी भी क्वालिटी वहाँ पे ख़राब हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, जो भी फूड हम वहाँ पे रख रहे हैं तो उसको क्या ब्लेंचिंग होनी चाहिए। ब्लेंचिंग मैंने आपको मेथड्स के अंदर करवाया था कि जो भी हमारे पास फूड प्रोडक्ट होता है उसको हम पहले वार्म वाटर के अंदर डालते हैं ताकि उसके अंदर के जो भी एंजाइम्स वगैरह वो वहाँ पे इनएक्टिव हो जाए, और उसके बाद हम उसको फ्रीजिंग के लिए रख देते हैं ताकि उसको हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सके। उसके बाद है पैक फूड इन मॉइस्चर प्रूफ और पॉलीथीन बैग्स। उसके बाद जो भी हमारे पास फूड होता है उसको एक तरह से ड्राई करके हम क्या मॉइस्चर प्रूफ और पॉलीथीन बैग्स के अंदर डाल देते हैं ताकि हमारा फूड जो वो ख़राब ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मेथड है रेडिएशन। हम फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए कुछ रेडिएशंस का भी यूज करते हैं, जैसे कि क्या है गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ये सब क्या करते हैं, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स होते हैं उनको किल कर देती हैं और हमारे फूड को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखती हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है, हम कुछ एंटीबायोटिक्स का भी यूज करते हैं। आजकल क्या हम एंटीबायोटिक्स का भी यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या हमारे पास एरोमाइसिन और टेरामाइसिन, इनका हम यूज करते हैं ताकि जो भी वहाँ पे फूड है उस फूड की लाइफ बढ़ सके, उस फूड के अंदर के जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे है। एंटीबायोटिक्स का यूज़ किस लिए करते हैं, हम बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, और वहाँ पे जो बैक्टीरिया वहाँ पे वो किल हो जाता है तो उस फूड की अपने आप से क्या लाइफ इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से क्या वहाँ पे जो भी रेजिड्यूज होते हैं वो वहाँ पे नहीं रहते, कोई भी वहाँ पे रेजिड्यू नहीं रहता, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं रहता अगर हम उसके अंदर क्या एरोमाइसिन या फिर टेरामाइसिन ऐड कर देते हैं। इस तरह से क्या वो वहाँ पे फूड के अंदर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो करते और हमारा फूड लॉन्ग टाइम तक के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद है मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग और स्टोरिंग नॉन प्रेसिएबल फूड्स। नॉन प्रेसिएबल फूड्स क्या होते हैं, जिसको हम क्या लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। प्रेसिएबल क्या होते हैं, जो बिल्कुल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद मैंने ये सब आपको मेथड्स करवाए थे, नॉन प्रेसिएबल, प्रेसिएबल एंड मिडिल प्रेसिएबल। नॉन प्रेसिएबल में क्या था, जो हमारे फूड होते हैं जो वो हमारे क्या ख़राब नहीं होते इजीली। नॉन प्रेसिबल फूड्स आर दोज फूड आइटम्स विच आर इजी टू प्रिजर्व एंड कैन बी स्टोर फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि इन फूड्स को हम लॉन्ग टाइम तक के लिए रख सकते हैं। जैसे हमारे ग्रेन्स वगैरह आ गए, उनको हम क्या ईयर्स तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब उनको हमें स्टोर कैसे करना होता है, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे क्या जो भी हमारे पास वहाँ पे पल्स है या फिर ग्रेन्स है वो अच्छे तरीके से क्लीन होने चाहिए और ड्राई होने चाहिए ताकि वहाँ पे नमी ना पकड़े, ठीक है। और जहाँ पे भी जिस भी रूम के अंदर हम उनको या फिर कंटेनर के अंदर हम उनको रख रहे हैं वो जो कंटेनर है वो क्या है ड्राई होना चाहिए और क्या एयर टाइट होना चाहिए। कंटेनर क्या है ड्राई होना चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, वही बात है ताकि उसके अंदर नमी वगैरह ना जाए।
जो भी कंटेनर है उसके अंदर हम क्या नीम की पत्तियाँ या फिर क्या हल्दी, टर्मरिक और क्या है जो भी हमारे पास जो कंटेनर है, जब भी हम उसके अंदर फूड को रखते हैं, जैसे ग्रेन्स को ये रखते हैं, तो उसके अंदर क्या हमें नीम के पत्तियाँ या फिर हल्दी, इन सब को क्या उसके अंदर रख देना चाहिए, ताकि जो भी पल्सेज और ग्रेन्स है वो अच्छे से हम लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपने ये देखा भी होगा, ये मेथड हम मेनली घरों में भी यूज करते हैं। जब भी हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर हम क्या है नीम की लीव्स पत्तियों को डाल देते हैं। जो भी वहाँ पे कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर हम नीम की पत्तियों को डाल देते हैं ताकि हमारा फूड लॉन्ग टाइम तक चल सके। उसके बाद है जिस भी रूम में हम उस फूड को रखना चाहते हैं, जिस भी रूम के अंदर हम ग्रेन्स को रखना चाहते हैं, वो रूम वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी कि हवा वहाँ से आनी जानी चाहिए, हवा आने जाने का रास्ता वहाँ पे होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो भी एरिया वो वहाँ पे एक तरह से नमी ना पकड़े। वहाँ पे कोई भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्रैक्स या फिर क्रैविज नहीं होनी चाहिए वॉल्स के अंदर, यानी कि जो वॉल है वहाँ की दीवार है उसके अंदर दरारें नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पे कोई भी जैसे चूहे वगैरह कई बार बिल कर देते हैं तो वहाँ पे वो भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद है जो भी वहाँ पे रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स यानी कि वही हमारे चूहे वगैरह होते हैं, इन्फेस्टेशन ये सब होते हैं, तो इनके लिए क्या हमें वहाँ पे ट्रैप्स यानी कि एक तरह से पिंजरा यूज करना चाहिए। और पिंजरे के लिए क्या है बैट्स क्या होता है, जो भी वहाँ पे पिंजरे में फंसाने के लिए हम चारा चूगा डालते हैं, यानी कि जो भी हमारे चूहे होते हैं उनको लुभाने के लिए हम कुछ वस्तु उस पिंजरे के अंदर डाल देते हैं, ताकि उस पिंजरे के अंदर उस वस्तु को देख के जो चूहा है वो उसके अंदर चला जाए और फिर वहाँ पे वो कैद हो जाए। इसके लिए हम क्या है ट्रैप्स के अंदर बैट्स का भी यूज करते हैं, यानी कि हम जो भी चूहे वगैरह रोडेंट्स हैं उनको पकड़ने के लिए इस मेथड का हम यूज करते हैं। और जो भी हम वहाँ पे फूड रख रहे हैं, कीप चेकिंग स्टॉक टाइम टू टाइम। जो भी हमने स्टॉक किया है, जो भी फूड हमने स्टॉक किया, ग्रेन्स वगैरह स्टॉक किया, हम क्या उसको बार बार यानी कि टाइम टू टाइम चेक भी करते रहना चाहिए कि कहीं से हमारा वो ख़राब तो नहीं होने लग गया है। अगर कहीं से वो हमारा ख़राब होने लग जाता है तो उसकी वजह से हमारा जो दूसरा एरिया है फूड का ही, तो वो वाला भी ख़राब हो जाएगा, और इस तरह से हमारा पूरा ग्रेन जो हमने स्टोर कर रखा वो पूरी वहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। ओल्ड स्टॉक शुड नेवर बी मिक्सड विद न्यू स्टॉक्स, यानी कि जो भी हमारे पास वो ओल्ड स्टॉक होता है, यानी कि जैसे एक तरह से मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे गेहूं का हम स्टॉक करते हैं, अगर गेहूं हमारे पुराने गेहूं हैं तो उसके साथ हमें क्या नए गेहूं को मिक्स नहीं करना चाहिए। इससे क्या दोनों के अंदर मिक्सिंग होगी तो हो सकता है हमारे नए गेहूं के अंदर हमारी नमी हो थोड़ी बहुत, और उसकी वजह से जो हमारा पुराना गेहूं वो भी ख़राब हो सकता है। या फिर जो हमारा पुराना गेहूं है उसके अंदर हमारे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह या फिर फंगस वगैरह ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रखी है, तो उसकी वजह से हमारा जो नया गेहूँ है वो भी वहाँ पर ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हमें क्या कुछ भी फूड यानी कि नॉन पेरिशेबल फूड्स होता है उसको स्टोर करने के लिए इन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा फूड जो वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर होकर रह सके और हम उसका लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सके।